गाइस हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे और जो अपने प्रिपरेशन उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में 2017 के अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। सो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 2017 के पीवाईक्यूज का पार्ट नंबर 3 आप लोगों के सामने है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी मिलकर अकाउंट बनाती हैं तो वो आप लोगों के पास में किसके अंडर होता है? वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती हैं। ये आप लोगों का कंसोलिडेशन के ऊपर कौन सा वाला एएस अप्लाई होता है? AS 21 अप्लाई होता है। एएस जो है वो किन्होंने बनाए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हैं। कंसोलिडेशन के ऊपर AS 21 अप्लाई होता है। अमलगमेशन के ऊपर AS 14 अप्लाई होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट ड्यू टू द आउटगोइंग पार्टनर। तो जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से जा रहा है, रिटायरमेंट में जा रहा है या फिर डेथ हो गई तो जा रहा है, सो उसकी जो अमाउंट होती है जो दी जानी है उसको आउटगोइंग पार्टनर को, तो वो तो आउटगोइंग पार्टनर को दी जानी है ना, तो वो फर्म के लिए क्या बन जाता है? एक लोन बन जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीज। लीज क्या होता है? जहां पर क्या होता है? एक ओनर होता है एसेट का, जिसको क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। वो अपनी एसेट को यूज करने के लिए किसको देता है? लेजी को क्या करता है? अपनी एसेट को यूज करने के लिए देता है। ठीक है जी, और लेजी उसको बदले में क्या देता है? लीज रेंट देता है। ठीक है, तो एक ऐसी लीज जिसके अंदर एक थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि जहां पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑनर है, ये इसके पास, इसने भी वो जो एसेट है वो फाइनेंस के ऊपर ली हुई है। इसने भी वो एसेट किसके ऊपर ली हुई है? फाइनेंस के ऊपर ली हुई है। तो इस तरीके की लीज को क्या कहा जाता है? लीवर्ड लीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर्ड लीज कहा जाता है। ठीक है जी, और दो टाइप के आप लोगों के पास में फेमस लीज होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंशिंग, एक होती है फाइनेंशियल लीज। ठीक है, तो जहां पे क्या होता है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सारा का सारा किसका होता है? लेजी का होता है। जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो सारा का सारा लेजी का होता है, मोस्ट ऑफ टाइप की यही लीज होती है, तो वो कौन सी लीज होती है? फाइनेंशियल लीज होती है। और जहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड लेजर खुद का रहता है, खुद के पास होता है, तो उस तरीके की लीज को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है। वो क्या होती है? ऑपरेटिंग लीज होती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following activities should be shown separately in the cash flow statement as per the AS3? तो AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो क्या बताती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जो क्या बताती है? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यू टू, वो क्या बताती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, ये क्या शो करती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को शो करते हैं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो सिक्योरिटीज जिसको विद इन 1 ईयर, मतलब कि जिसको शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। तो AS3 किसको शो करते हैं? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनको शो करती है। तो BCD, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? AS 21 अप्लाई होता है, जहां पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी मिलकर अकाउंट बनाती है, तो जिसको क्या कहा जाता है? कंसोलिडेटेड कहा जाता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर? कि फॉर्म और सब्सटेंस में वो जो कंपनी है वो क्या है? एक ही एंटिटी है। ठीक है, इन फॉर्म एंड सब्सटेंस की वो एक ही एंटिटी है, इस बेसिक प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में आप लोगों को अलग अलग टाइप के रेशो दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में बता रखे कि ये कौन से टाइप के रेशो हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को मैच करना है। तो फर्स्ट जो आप लोगों को गिवन है एसिड टेस्ट रेशो, देन हम लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है? डेट सर्विस कवरेज रेशो। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या है? डेट इक्विटी रेशो आप लोगों के पास में है। ठीक है जी, देन आफ्टर हम लोगों के पास में डेट इक्विटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। सो
सो देखिए, जो एसिड टेस्ट रेशियो होता है, जिसका अनदर नेम आप लोगों के पास में क्या होता है, क्विक रेशियो भी होता है। एसिड टेस्ट रेशियो का अनदर नेम क्या होता है आप लोगों के पास में, क्विक रेशियो भी होता है। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और जिसका आइडियल रेशियो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, 1:1 होता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो रहता है, इसका जो फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, ये क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कितना फर्म डेट को पे कर सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है कि फर्म की कितनी ऑपरेटिंग इनकम है, फर्म की कितनी ऑपरेटिंग इनकम है। नेट ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया जाता है, किससे डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल डेट सर्विस, डेट के अंदर जो भी प्रिंसिपल भी रीपे करना है ना, और इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी है, तो जो टोटल डेट सर्विस है, प्रिंसिपल भी आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो उसको देखा जाता है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग देखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को देखते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जो भी टोटल डेट सर्विस है उसमें प्रिंसिपल भी आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आ जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी होता है। जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, ये एक एक्टिविटी टाइप का रेशियो होता है। ये क्या बताता है कि जो फर्म है वो अपने वो कितना उसके पास में क्या है, वो कितना जल्दी स्टॉक को क्या कर देती है, सेल आउट कर देती है। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप लोगों के पास में रहता है, उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है, या एवरेज स्टॉक होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होता है, कितना वो स्टॉक को फटाफट से कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, तो स्टॉक सेल कर देती है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होता है। तो जो एसिड टेस्ट रेशियो होता है वो एक तरीके का कौन सा वाला रेशियो हो गया, वो एक तरीके का लिक्विडिटी रेशियो होता है, वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताता है। डेट इक्विटी रेशियो डेट सर्विस कवरेज रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। डेट इक्विटी रेशियो जो होगा वो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो होता है। एसिड टेस्ट रेशियो किस तरीके का रेशियो हो गया आप लोगों के पास में, लिक्विडिटी का रेशियो हो जाएगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो हो जाएगा। डेट इक्विटी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी स्टॉक टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो होता है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। असर्शन एंड ए रीजन फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, जहाँ पे क्या देखा जाता है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग रहती है गाइस, तो ये क्या होती है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर केवल ओनली किसको कंसीडर किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसको कंपेयर किया जाता है किससे, परचेज प्राइस से। अगर जो मार्जिनल कॉस्ट जो आ रही है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, किससे, परचेज प्राइस से। मतलब कि जो हम लोगों ने खरीदा है, कॉस्ट जो आ रही है वो ज्यादा आ रही है, खरीदने के ऊपर कम आ रही है। तो अगर कॉस्ट आप लोगों के पास में क्या आती है, ज्यादा आती है, तो फर्म को क्या कर लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। ऑन द अनदर हैंड अगर आप लोगों के पास में क्या है, जो परचेज प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है, खुद की जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है, तो उस केस के अंदर फर्म को क्या कर लेना चाहिए, मैन्युफैक्चर कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। तो फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसको परचेज प्राइस से कंपेयर करते हैं, करेक्ट है। अगर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, लेस देन है, किससे, परचेज प्राइस। अगर कॉस्ट जो है वो क्या है, कम है, परचेज प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो कॉस्ट कम है तो फर्म को क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए रेदर देन परचेज। तो फर्म को क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है तो भी ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चर करना चाहिए। सो ए तो करेक्ट है, बट आर जो है वो आप लोगों के पास में इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये था हमारा अभी का सेशन। होपफुली आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन। Thank you guys.